हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। और आज फिर से आ गए हम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट 4 धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, ख़त्म भी कर देंगे। पूरा कोर्स भी धीरे धीरे हम ख़त्म कर ही देंगे, तो बढ़ते रहिए हमारे साथ। तो वेलकम है आपका मेरी वीडियो पे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और शेयर भी कर देना अगर अच्छी लगे तो। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 हमें अकाउंटिंग फॉर, इसका आपको एक सेकेंड, क्या हो रहा इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 से आज हम शुरू करने वाले हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 है अकाउंटिंग फॉर इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर भाई फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंजेस हों तो हम क्या कैसे अकाउंटिंग करेंगे भाई, ये भी एक अच्छा सवाल है। तो इस सवाल का जवाब देता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। तो इस स्टैंडर्ड में जो इसमें बोला गया था, एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन or the standard rate should be applied for converting foreign currency into rupee। जिस समय ट्रांजैक्शन होगा उस समय की एक्सचेंज रेट पे आप तय कर लेंगे, ना आगे ना पीछे। ठीक है, जिस समय ट्रांजैक्शन हो जाए, जिस समय बात हो जाए, जिस समय बस बात हो जाए, एकदम पक्की हो जाए बात, उस समय का एक्सचेंज रेट आप तय करके ले लेंगे। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, ये अकाउंटिंग फॉर आपका गवर्नमेंट ग्रांट है, आपको इसको सही करना होगा। ये गलत कर दिया हमारे जो ये PDF बनाते हैं, उनको मैं ज़रूर टोकूंगा इस बारे में। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड, गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन देयर इज एन एश्योरेंस दैट द एंटरप्राइज विल कंप्लाई विद द कंडीशन अटैच्ड टू देम। गवर्नमेंट ग्रांट को जब ही रिकॉग्नाइज करेंगे, जब ही लिखेंगे अपने स्टैंडर्ड में, जब गवर्नमेंट से जो भी कंडीशन पे आपको ग्रांट मिल रही है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पूरी कर ले, तो आप फिक्स रहेंगे, आप निश्चित रहेंगे कि भाई मेरे को गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी, तब आप अपनी बुक्स में एंट्री कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड यही कहता है कि आपको अपनी कंडीशन को पूरा करना होगा गवर्नमेंट ग्रांट लेने के लिए, तभी आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। इस अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड एन एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज इट्स करंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिस्टिंक्टली। मतलब करंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग शो करने होते हैं भाई। करंट असेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट जाता है, और फिक्स असेट या आपकी नॉन करंट असेट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जाते हैं। तो ये अलग अलग शो होते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट शुड बी कैरिड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। उसकी जितनी कॉस्ट कम से कम हो सके उतनी डालिए, मतलब जितने का है उसी को डालिए, या बढ़ा चढ़ा के ना डालें। क्योंकि भाई कुछ कंपनियां अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए कुछ चीज़ें ज़्यादा करती हैं, पर ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड परमिट नहीं करते। ठीक है। However, long-term investment should always be carried in the financial statement at the cost price। इसमें बस यही कहा है कि कॉस्ट प्राइस पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को भी शो करना चाहिए। ठीक है। अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन। एमलगमेशन क्या होता है? जब एमलगमेशन मतलब जुड़ना, इसको साइंस का वर्ड है एक तरीके से, सेल्स वेल जुड़ते हैं जब शायद बोलते हैं। तो एमलगमेशन यहाँ पे हो रहा है किसी दो कंपनियों का जुड़ना, या किसी एक कंपनी के द्वारा किसी दूसरी कंपनी को खरीद लेना। ठीक है। तो इसमें दो केस आ रहे हैं कि दो अलग अलग मालिक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जुड़ जाएं, या तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर ले। ठीक है। तो इस स्टैंडर्ड में अमेलगमेशन में भी इधर इन द नेचर ऑफ मर्जर्स और परचेज। The pooling of interest method is applied when amalgamation in the type of mergers। जब दो कंपनियां अलग अलग मिलेंगी तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एक आता है एमलगमेशन की अकाउंटिंग करने के लिए, तो उसको अप्लाई किया जाएगा। और अगर परचेज कर लिया है तो परचेज मेथड को अप्लाई कर लिया जाएगा। ठीक है। अब आ रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 पे। इस 15 स्टैंडर्ड के हिसाब से
हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयज़ को देते हैं मालिक के तौर पे, वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो एम्प्लॉयर्स का है। एम्प्लॉयर्स मतलब मालिक का। इसको 2005 में वापस बनाया गया था। रिवाइज का मतलब दोबारा बनाना, कुछ गलतियां होती हैं तो उसे सही करने में रिवाइज कहते हैं। तो इस स्टैंडर्ड के हिसाब से इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉयर रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे इंक्लूड प्रोविडेंट फंड आपको मालूम ही होगा कि जो इंसान नौकरी करता है उसके फंड जुड़ता चले जाता है धीरे करके, और उसको एंड में दे दिया जाता है। सब ऐसी तरीके के होते हैं, ऐसे पेंशन होती है, ऐसे सुपर एनुएशन फंड होती है, सब एक जैसे। ग्रेचुइटी भी ऐसा ही कुछ होता है। आपको लंबे टाइम तक किसी कंपनी में सर्विस करने के लिए अलग से पैसे मिलते हैं। अगर आपको किसी ने ग्रेचुइटी देनी है तो आपसे वो 15-20 साल अपने अंडर काम कराएगा और आपको बाद में ग्रेचुइटी का बड़ा अमाउंट देगा। और लीव एनकैशमेंट बेनिफिट्स ऑन रिटायरमेंट। लीव एनकैशमेंट बेनिफिट्स मतलब छुट्टी ली और उसके पैसे दे दिए तो उस बेनिफिट को कहते हैं। और रिटायरमेंट पे मतलब जब रिटायरमेंट ले लोगे तो उसके लिए बेनिफिट देते हैं, ठीक है। पोस्ट रिटायरमेंट हेल्थ एंड वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। रिटायरमेंट के बाद के हेल्थ एंड वेलफेयर स्कीम्स भी इसमें जुड़े रहते हैं। तो इन सब रिटायरमेंट बेनिफिट्स को कैसे अकाउंट करना है, तो इस स्टैंडर्ड के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड ऑन अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स द कंट्रीब्यूशन पेएबल बाय द एम्प्लॉयर फॉर अ ईयर शुड बी चार्ज ऑन द स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ द ईयर। जो स्टैंडर्ड में इन सब की पेमेंट होगी या प्रोविडेंट फंड जो समय जाएगा तो P&L में रिकॉर्ड हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड बस आपको यही कहना चाहता है कि आप कोई भी फंड को जब डालें तो कहीं से भी खर्च करें तो एक तरीके से आपकी फर्म का वो खर्चा है तो आप उसको P&L में नोट कर लें एज एन एक्सपेंस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 पे हम अगली पार्ट में पढ़ेंगे। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद। और समझने में फोकस करें, रटना छोड़ दें। समझते ही आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है।